Good evening, students. So let's complete the homework which I have given to you on accounting equation. If you remember, in the last lecture we have seen the accounting equation that total assets is equal to total liabilities. At the same time, my dear, we have seen that total assets is equal to capital plus outsiders liability. So this is the basic accounting equation. We have solved a sum, and I told you there are 3 to 4 sums which are given in your textbook just for as an activity, and you can watch them and see that whether the same is going to be understood by you or not. Now out of those 3, 2 are very easy and exactly on the same lines which we solved in the first class. That is this one, activity number, I believe 2 and 3 are exactly same which we solved. So activity number 2, this you can see on the screen. It is exactly same, my dear. Let me explain you quickly. Rupali commenced business with bank balance rupees 25,000. So again, total assets is equal to कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. अब यहां पे बिजनेस शुरू हो रहा है बेटा, लेकिन बिजनेस शुरू हो रहा है बैंक बैलेंस के साथ, ना कि कैश के साथ. तो यहां पे जो असेट आप लेंगे वो कैश नहीं लेंगे, उसके बजाय आप लेंगे बैंक बैलेंस. तो असेट में आएगा बैंक बैलेंस ऑब्वियसली 25,000 इज इक्वल टू कैपिटल 25,000 प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी विल बी 0. So this is the accounting equation. 25,000 is equal to 25,000. Next to that, purchased machinery for cash. It is given rupees 5,000. बिजनेस ने मशीनरी खरीदी है 5,000 की. अब कुछ बोला नहीं है कैसे खरीदी है, कैश पे, क्रेडिट पे. सो इट इज अज्यूम्ड दैट व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज साइलेंट ऑन कैश एंड क्रेडिट एंड नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट मेंशन्ड, देन ट्रांजैक्शन इज अज्यूम्ड ऑन कैश. दैट इज आवर फर्स्ट रूल, एंड ऑब्वियसली बाय दैट रूल वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस ट्रांजैक्शन ऑन कैश बेसिस. तो इसको कैश पे मानेंगे. वैसे कैश पे सीधा दिया है, सॉरी उन्होंने कैश पे दिया है, हमने इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश, बट इट इज एन असेट परचेस्ड. So whenever an asset is purchased or sold, impacted account is an asset account and not purchases and sales account. तो asset आप परचेस करें तो asset को आप ऐड करेंगे. मतलब सिंपली क्या आएगा, सिंपली आएगा बैंक बैलेंस प्लस मशीनरी. लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है. फॉर कैश दिया है, कैश तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ है बैंक बैलेंस से. तो हम अजम्पशन पे बैंक बैलेंस से ही माइनस करेंगे बेटा. तो हम क्या करेंगे, विल टेक इट एज मशीनरी 5,000 ऑन असेट साइड. ऑब्वियसली बैंक बैलेंस इज 20,000, सो 20 प्लस 5 इज 25. फर्दर कैपिटल विल बी सेम 25,000. नो आउटसाइडर लायबिलिटी क्योंकि आपने असेट खरीदा और असेट पे किया, मतलब आपने मशीनरी खरीदी और उसके बदले में बैंक से अमाउंट पे किया है. सो दैट इज व्हाई वी नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस वन. तो हम यहां पे मशीनरी को ऐड करेंगे असेट में और मशीनरी के साथ बैंक बैलेंस कम करेंगे 5,000 से. तो मशीनरी 5,000 की, बैंक बैलेंस आपका पहले का 25 माइनस जो आपने पे किया 5,000, 25 माइनस 5 वो 20 आएगा. सो 20 प्लस 5 मतलब 5,000 आपका मशीनरी का, 20,000 आपका, 5,000 मशीनरी का, 20,000 आपका बैंक बैलेंस का इज इक्वल टू कैपिटल पहले की तरह ही 25,000. नो आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑफ नाउ. आई बिलीव द सेम इज गिवन. एक बार सॉल्यूशन भी देखते हैं. बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ रुपीज 3,000 ऑन क्रेडिट. आगे जाके बिजनेस ने गुड्स खरीदे स्वरा से 3,000 के क्रेडिट पे. तो अभी तो पहले के एसेट क्या क्या है बेटा, पहले हमारे पास मशीनरी है 5,000 की, बराबर है. अंश बराबर है क्या बेटा, स्नेहा, पूनम, अमर, गेटिंग. तो पहले का आपका कैश बैलेंस बैंक के फॉर्म में है 20,000 बैंक बैलेंस प्लस मशीनरी 5,000 की, उसके साथ अभी स्टॉक ऑफ गुड्स ऐड हो गया 3,000 का. लेकिन इसके बदले बैंक बैलेंस गया क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि इट इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट. तो आपको आउटसाइडर लायबिलिटी यहां पे क्रिएट करनी पड़ेगी बिकॉज बिजनेस हैवंट पेड अ सिंगल रुपी एज ऑफ नाउ फॉर द परचेस ऑफ गुड्स बिकॉज गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. क्योंकि गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदे हैं तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा बैंक बैलेंस 20,000 प्लस मशीनरी 5,000 प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स 3,000 इज इक्वल टू कैपिटल 25,000 प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स 3,000. तो उधर आएगा 25 प्लस 3 28 ऑन राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में 5 प्लस 20 प्लस 3 28. सो अगेन 28 इज इक्वल टू 28. दैट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन. टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. अंशदीप, एनी डाउट इनटू दिस वन? कोई डाउट है बेटा? अंजन, पुष्कर, आर यू गेटिंग दिस? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट टू दैट, पेड फॉर सैलरीज रुपीज 3,000. 3,000 रुपए सैलरीज आपने पे की है. मैंने आपको बार बार बोला बेटा, व्हेनेवर समथिंग इज पेड और समथिंग इज रिसीव्ड,
इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कैश, और यहां पे तो कैश बैलेंस है ही नहीं, तो हमें उसको क्या लेना पड़ेगा, बैंक बैलेंस से पे किया ऐसा लेना पड़ेगा। और जब भी कैश आएगा तब भी हम बैंक बैलेंस में ऐड करेंगे तो बेटर रहेगा। नीचे देखते हैं उन्होंने क्या किया है, ये देखिए 25 इज इक्वल टू 0 प्लस 25 पहले ट्रांजैक्शन के लिए। सेकेंड, जब मशीनरी कैश में खरीदी तो 25 प्लस 5 माइनस 5 उन्होंने, मतलब वो बैंक बैलेंस ही किया क्योंकि कैश तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। और आगे 0 प्लस 25 सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए। तीसरे के लिए 25 प्लस 3, क्यों, 20,000 आपका बैंक बैलेंस का, 5,000 मशीनरी का, 3,000 स्टॉक ऑफ गुड्स का। अभी आउटसाइडर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट इज स्वरा, जिनसे आपने गुड्स क्रेडिट पे 3,000 प्लस आपका कैपिटल 25,000। सैलरीज आपने पे की तो पहले का यहां पे 28 है ऑलरेडी, 28 माइनस 3 गए। अब कहां से गए, ऑब्वियसली बैंक बैलेंस से, because we are assuming that it is paid in the form of through the bank account only, because it is given in cash but we don't have cash balance here। 28 माइनस 3 25 हो गए, और यही 3 आपके लायबिलिटी में ऑलरेडी 3,000 आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। और जब भी पेड या रिसीव्ड रहेगा तो मैंने आपको बोला है आपको इफेक्ट एक तो कैश या बैंक बैलेंस पे देना है और दूसरा आपको देना है कैपिटल में। तो कैपिटल में से भी 3,000 माइनस किए बिकॉज योर बैलेंस इज गोइंग आउट देयर। तो 25 माइनस 3 तो 22 प्लस 3 25, और इधर 28 माइनस 3 25, दैट वे अराउंड टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एंड लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को भी ऐड करो, असेट में भी ऐड करो और कैपिटल में भी ऐड करो। तो पहले का 25,000 प्लस इंटरेस्ट आए वाला 200 इज इक्वल टू 3,000 आउटसाइडर लायबिलिटी एज इट इज है क्रेडिटर्स का, प्लस 22,000 आपका पहले वाला और माइनस उसमें से 200 हो जाएगा। टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन एट द एंड रिमेन्स टोटल असेट्स 25,200, आउटसाइडर्स लायबिलिटी 3,000 प्लस कैपिटल 22,200, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 25,200, राइट हैंड साइड भी 25,200। आई होप दिस इज क्लियर एंड नो डाउट एज फार एज the accounting equation is concerned, my dear, that is total assets is equal to capital plus outsiders liability। Online students याद रखिए बेटा, whenever anything paid or received, the impact should be given on asset equally on the capital, because whenever cash and bank balance is either increasing or decreasing, it is added into the assets or deducted from the asset depending on received or paid, and similarly the same effect is given into capital for either रिसीव्ड और पेड। रिसीव्ड हुआ तो ऐड करेंगे, पेड हुआ तो माइनस करेंगे, दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड बाय ईच एंड एवरीबडी। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सिमिलर है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, परचेस्ड मोटर कार ऑन क्रेडिट, परचेस गुड्स फ्रॉम करण, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये आपने देखा बेटा, सोल्यूशन दिए वाला है, हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप ऑलरेडी इसको देखिए, बस कोई डाउट है तो जरूर बताइए, कहीं पे डाउट है बेटा। ओके, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा एंड कंपनी, आपने कार खरीदी है, जस्ट वी हैव सीन द रूल, व्हेनेवर असेट इज परचेस्ड एंड सोल्ड देन इंपैक्टेड इज असेट अकाउंट एंड नॉट परचेसेस एंड सेल्स अकाउंट। तो आपने यहां पे असेट खरीदा, कौन सा असेट खरीदा, आपने मोटर कार खरीदी है, तो मोटर कार आपने खरीदी तो ऑब्वियसली आपका असेट बढ़ गया, और आपने क्रेडिट में खरीदी तो आपका आउटसाइडर्स लायबिलिटी बढ़ गया। तो आप अगर तो ये देखिए आपका कैश पहले का 90,000 है, उसमें मोटर कार 30,000 की ऐड हो गई बेटा। लायबिलिटीज आउटसाइडर्स लायबिलिटी पहले 0 थी क्योंकि बिजनेस कैश के साथ 90,000 के साथ शुरुआत हुआ है, तो 0 आउटसाइडर्स लायबिलिटी प्लस आपका फिर से 30,000 जो आपने क्रेडिट में खरीदा इन द नेम ऑफ ऑब्वियसली होंडा एंड कंपनी, क्रेडिटर्स 30,000 प्लस आपका कैपिटल तो एज इट इज है 90, तो ये 120 इज इक्वल टू 120। दिस इज हाउ इट इज डन। रेस्ट आर सेम विच वी हैव सीन। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट इज अ लॉस फॉर यू माय डियर, एंड एनी काइंड ऑफ लॉस you need to deduct from capital. I told you that any kind of profit needed to be added into the capital, any kind of loss need to be deducted from the capital apart from reducing from your asset absolutely, क्योंकि आपके स्टॉक आपका जल गया मतलब आपका असेट जल गया, तो आपका असेट जल गया तो असेट पे भी इंपैक्ट आएगा और कैपिटल भी उतने से कम करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर कहीं पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपका असेट भी बढ़ाएगा और प्रॉफिट आपका कैपिटल भी बढ़ाएगा, दैट वे अराउंड इंपैक्ट देना है। तो ये देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 1,000 रुपए आपने माइनस किया असेट में से, और वही 1,000 रुपया माइनस किया अपने कैपिटल में से, और उसके साथ डिप्रीशिएशन का सिमिलर इफेक्ट एज इट इज एन एक्सपेंडिचर, सैलरी पेड, वेजेस पेड, एडवर्टाइजिंग पेड, इंश्योरेंस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, उसी तरह से ये भी इंपैक्ट बेटा
है 1,000 रुपए का, तो आपने डिप्रीशिएशन 1,000 रुपए का यहां से माइनस किया और आगे डिप्रीशिएशन आपने माइनस किया आपके कैपिटल में से। तो उस तरह से ये अकाउंटिंग इफेक्ट यहां पे दिया है। दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 129 माइनस 1 128, आगे आउटसाइड लायबिलिटी 0, कोई चेंज नहीं है वहां पे, प्लस माइनस 1000, क्यों? क्योंकि कैपिटल में से भी माइनस करना पड़ेगा, और आखिरी में गुड सोल्ड फॉर कैश, वो तो कॉमन है, हम सबको पता है। यहां पे थोड़ा देखते हैं कुछ नया है क्या। नथिंग इज न्यू, ऑल आर सिमिलर ट्रांजैक्शन विच वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। तो यहां पे कुछ नया नहीं है। कुछ डाउट है इसमें तो जरूर बोलिए बेटा, मैं यहां पे आपको फिर से बताता हूं। कोई डाउट है? यस राजवीर, वेदांत, प्रथमेश, कोई डाउट है? ओके चलिए, अगले सम में थोड़ा सा एक चेंज उन्होंने दिया है, वो हमें देखना पड़ेगा। नाउ हियर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, बट कुछ नई चीजें हैं जो हम फोकस करेंगे, और उसके बाद एक पूरा सम हम फिर से करेंगे आपके साथ यहां पे, जो वहां पे एक्टिविटी में ही उन्होंने दिया है लेकिन अनसॉल्व है, तो उसको हम खत्म करेंगे यहां पे, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। रिमेनिंग सम यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क। ऐसा नहीं हो सकता हर बार सब कुछ मैं ही करूं, है ना? आप भी कुछ होमवर्क कीजिए। यस, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आपको कहीं पे भी डाउट है तो अपन वो वहां पे क्लियर करते हैं बेटा। चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, मेहता स्टार्ट बिजनेस विद कैश। एब्सोल्युटली कैश बैलेंस आपका असेट है, 80,000 कैश में आएगा, और उसी के साथ आउटसाइड लायबिलिटी 0, क्योंकि अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है। द अमाउंट विथ विच स्टार्टेड इज कॉल्ड एज कैपिटल, और आपका कैपिटल 80,000, so 80,000 is your assets, 0 as far as your outside liability is concerned, plus 80,000 is your capital, and this is 80,000 is equal to 80,000. तो ये total assets is equal to capital plus outsiders liability. उसके बाद purchase goods on credit from Ashwin rupees 12,000. अश्विन से आपने गुड्स खरीदे, वो भी कैसे खरीदे बेटा? क्रेडिट पे खरीदे, दिया उन्होंने। तो क्रेडिट पे आपने गुड्स खरीदे तो आपका पेमेंट तो गया नहीं, बट आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। विच लायबिलिटी? दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। और गुड्स बढ़े, क्योंकि गुड्स आए आपके बिजनेस में, तो पहले का आपका 80,000 कैश बैलेंस प्लस अभी नया जो आएगा वो 12,000 आएगा, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स 12,000 का ऐड हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल यहां पे लायबिलिटीज में देखिए कैपिटल एज इट इज रखा है, कोई चेंज नहीं है। अभी आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गई, पहले का आपका लायबिलिटी 0 है, उसमें 12,000 ऐड हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं थी, बिजनेस जस्ट शुरू हुआ है, दूसरा ही ट्रांजैक्शन है। तो 0 प्लस 12 आया, असेट में 80 प्लस 12 आया, तो 80 प्लस 12 इज 92 इन टोटल असेट्स। लायबिलिटीज में 0 प्लस 12 इज 12, एंड कैपिटल में 80 प्लस 0, दैट इज नो चेंज इन कैपिटल एज फार एज सेकेंड ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। सेकेंड ट्रांजैक्शन अगर आप देखते हैं तो वहां पे कोई चेंज नहीं है, और एब्सोल्युटली हियर द चेंज इज इनटू टोटल असेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लस हियर चेंज इज इनटू creditors because the goods purchased are on credit. Number 3, purchased furniture from SM Furniture Mart on credit. अब ऊपर गुड्स खरीदे थे तो आपने स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ाया, नीचे आपने गुड्स नहीं खरीदे, आपने खरीदा है फर्नीचर। एंड द रूल सेज दैट whenever you are purchasing an asset or selling an asset, impacted is asset account and not purchases and sales account. तो उसी के साथ ऐड करते हैं। देखिए SM Mart से आपने फर्नीचर लिया तो 92,000 का आपका पहले का असेट है। क्या क्या है उसमें? उसमें है कैश बैलेंस 80,000 का, प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स 12,000 के, अब प्लस आएगा उसमें फर्नीचर 6,000 का। तो इट इज बाइफरकेशन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसमें क्या क्या असेट है। अगर ऐसा आपको लगता है कहीं पे डाउट, तो यहां पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, व्हाट आर द असेट्स अवेलेबल फॉर यू एज ऑफ नाउ। तो पहला असेट है आपका यहां पे कैश, है ना? यहां पे अगर लिखूंगा तो इट इज कैश प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स एंड प्लस आपका फर्नीचर। कैश आपका 80,000 बेटा जी, स्टॉक ऑफ गुड्स आपका 12,000, और फर्नीचर अभी आपने खरीदा है जो आपने क्रेडिट पे फिर से, तो ये क्रेडिटर बढ़ाएगा। पहला आपका क्रेडिटर था अश्विन, जिनसे आपने गुड्स खरीदे थे। दूसरा आपका क्रेडिटर है SM फर्नीचर, इनसे आपने फर्नीचर खरीदा है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो बेटा, आउटसाइडर लायबिलिटी में यहां पे 12 प्लस 6 हुआ। 12 प्लस 6 क्यों? क्योंकि पहले वाला क्रेडिटर दैट इज अश्विन, दूसरे वाला क्रेडिटर SM फर्नीचर। अश्विन इज द क्रेडिटर फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट बेसिस,
SM Furniture is again a creditor, but for purchase of furniture. No change into capital. Capital is the same, that is 80,000. So it is 80 है आगे, और यहाँ पे 12 प्लस 6, तो यहाँ पे इधर असेट में हुआ 92 प्लस 6 98, आउटसाइड लायबिलिटी में हुआ 12 प्लस 6 18,000, और आपके कैपिटल में कोई चेंज नहीं, वहां पे पहले 80 था, अभी भी 80 है। नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। आनंद को बेचे 10,000 के गुड्स। फिर से यहां पे रूल अप्लाई करेगा, हाँ या ना? आनंद बताइए, यहां पे रूल अप्लाई करेगा या नहीं? ट्रांजैक्शन कैसा है बेटा, कैश है या क्रेडिट है? यस नेहा, आप बताइए आनंद, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश है बेटा? सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। ऐसे नहीं चलेगा, यू नीड टू सी द रूल। मैंने 4 ही रूल दिए बेटा। रूल क्या है? रूल नंबर 1 सेज दैट whenever a transaction is silent on cash and credit and name of the party is given or provided, then transaction is assumed on credit basis। यहां पे अप्लाई होता है क्या आनंद? ध्यान दो, यस यहां पे अप्लाई होता है। दैट गुड्स आर सोल्ड but it is not mentioned it is sold on cash or credit, name of the party is provided, hence it is assumed on credit basis। इसलिए हम उसको क्रेडिट पे मानेंगे। और ऑब्वियसली क्रेडिट पे आपने अगर बेचा है तो क्रेडिट पे बेचा है तो क्रेडिटर नहीं बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे। द पार्टी टू हुम बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड एज योर डेटर। डेटर इज नथिंग बट कस्टमर टू हुम बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर का मतलब क्या है? ऐसे कस्टमर जिनको आपने गुड्स बेचे, और कैसे बेचे बेटा? क्रेडिट पे बेचे। तो दैट इज हाउ इट इज। डेटर बढ़ेगा आपका, कितने से डेटर बढ़ेगा? 10,000 से, और 10,000 से आपके गुड्स घटेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स तो गए, क्योंकि आपने गुड्स बेचे। तो पहला इंपैक्ट स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 से घटेगा। दूसरा इंपैक्ट डेटर्स बढ़ेंगे 10,000 के। इंटरेस्टिंग ये है कि यहां पे कोई आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है और कैपिटल भी पिक्चर में नहीं है। इसका मतलब है इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट ओनली ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा जी? यस वेद, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टोटल असेट्स है, और टोटल असेट्स में अभी तक कितनी चीजें थी? ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैश था, स्टॉक ऑफ गुड्स थे, और फर्नीचर था। अब कैश रहेगा, स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो जाएंगे, फर्नीचर रहेगा, और डेटर ऐड हो जाएगा। तो कैश उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने गुड्स बेचे लेकिन क्रेडिट पे बेचे। सो देयर इज नो चेंज इनटू कैश माय डियर। तो कैश एज इट इज, प्लस स्टॉक ऑफ गुड्स बदल जाएंगे। तो उसका कलर मैं आपके लिए चेंज करता हूं। अभी गुड्स आपके बदल जाएंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स बदल जाएंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स का ही कलर चेंज करता हूं। प्लस बाकी सेम मतलब फर्नीचर इज एज इट इज, प्लस चेंज कहां पे होगा? और चेंज होगा आपका डेटर्स बढ़ेगा। यहां पे आपका डेटर्स बढ़ेगा। तो कैश सेम एज इट इज 80,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 से कम करने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स आपका कितना था? यस बोलिए। यस पूरन, स्टॉक ऑफ गुड्स आपके पहले 12 थे, अभी 10,000 का बेचा, मतलब 12 माइनस 10 करना पड़ेगा। मतलब कैश 80, स्टॉक ऑफ गुड्स 2,000, प्लस फर्नीचर 6,000, नो चेंज इन फर्नीचर, प्लस डेटर्स। अब जितना स्टॉक ऑफ गुड्स कम हुआ उतना डेटर्स बढ़ाइए। मतलब कॉम्बिनेशन क्या आएगा? बस आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, 80K फॉर कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स 10 के बजाय 12 के बजाय हो जाएगा 2,000 का। क्यों? 10,000 के बेच दिए। फर्नीचर एज इट इज 6,000 का, नो चेंज, और अभी डेटर्स ऐड हो जाएंगे 10,000 के। सो योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस वे अराउंड। 80,000 का कैश, 2,000 का आपका स्टॉक ऑफ गुड्स। एक्चुअल 12,000 थे लेकिन 10,000 के बेचे अभी, तो 10,000 चले गए, है ना। प्लस 6,000 फर्नीचर, नो चेंज, और उसके साथ 10,000 आपका डेटर का बैलेंस ऐड होगा। मतलब 80 प्लस 10 90 प्लस 8 दैट इज 98। देख सकते हैं आप 98 का टोटल है वहां पे, और उन्होंने सीधा किया है 98 प्लस 10 माइनस 10। 10,000 के गुड्स गए तो माइनस किया, और डेटर आए तो उसको प्लस किया। मतलब चेंज, नो चेंज इनटू योर लेफ्ट हैंड साइड, बट एंटायर इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड। इफेक्ट पूरा लेफ्ट पे है, राइट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है। राइट का एज इट इज है। देखिए आउटसाइडर लायबिलिटी पहले 18,000 थी, अभी भी 18 है। पहले कैपिटल 18,000 था, पहले कैपिटल 80,000 था, वो अभी भी 80 है। तो 80 प्लस 18, राइट हैंड साइड इज सेम 98,000। लेफ्ट में ही आपने 10 ऐड किए और 10 माइनस किए। 10 ऐड क्यों किए?
10 you have added just to show that it is nothing but in terms of stock of goods is sold to कस्टमर ऑन क्रेडिट, इसलिए डेटर्स को ऐड किया और स्टॉक ऑफ गुड्स को माइनस किया. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2500, 2500 रुपए आपने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल के लिए. whenever drawing is there it has to be impacted on capital because drawing always reduces capital. बराबर है अमर? drawing always reduces capital. ओमकार बराबर है क्या? ड्राइंग से कैपिटल कभी भी कम होता है. मतलब दो इंपैक्ट करने हैं. लेकिन ड्राइंग कैसे है? बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस कम करना पड़ेगा, कैश से विड्रॉ किया तो कैश कम करना पड़ेगा, गुड्स से विड्रॉ किया तो गुड्स कम करने पड़ेंगे. लेकिन यहां पे ड्राइंग कैसे है? ड्राइंग इन टर्म्स ऑफ कैश, तो कैश को कम कीजिए. अब पहले का कैश कितना है आपके पास? आपके पास कैश था 80,000, अब उसमें से आपने 2,500 विड्रॉ किए, तो कैश को कम कीजिए. 80,000 के बजाय कैश बचेगा 77,500 प्लस रिमेनिंग नो चेंज. आप डेटर्स, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स और आपका फर्नीचर विल बी सेम, यानी सिर्फ ये 80 के बजाय आपका यहां पे आएगा 77,500 क्योंकि 2500 रुपए आपने कैश में विड्रॉ किया बेटा, ड्राइंग है ना. बाकी सेम रहेगा, प्लस 2,000 आपका स्टॉक ऑफ गुड्स रहेगा, 6,000 आपका फर्नीचर रहेगा और 10,000 आपके डेटर्स रहेंगे. और आगे इसका इंपैक्ट कहां पे देंगे आप? विड्रॉ ड्राइंग का पर्सनल यूज के लिए ऑब्वियसली यू शुड रिड्यूस कैपिटल. देखिए कैपिटल से माइनस किया होगा. नो चेंज इनटू आउटसाइडर्स लायबिलिटी 18 ही रखा है, कैपिटल में से 2,500 माइनस किया है. इफ यू रिमेंबर आई हैव गिवन यू इन राइटिंग, ड्राइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल माय डियर, ड्राइंग ऑलवेज रिड्यूसेस कैपिटल, सो बाय दैट वे इट इज गिवन. आगे लास्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000. 12,000 के गुड्स बेचे 2,000 के प्रॉफिट पे, मतलब गुड्स है 12,000 के, उसका 12,000 है, लेकिन आपने बेचे 2,000 प्रॉफिट पे, मतलब 12 प्लस 2, बड़ी सिंपल बात है. कॉस्ट प्राइस 12,000 है, उस पे 2,000 का प्रॉफिट है, तो 12 प्लस 2 मतलब 14,000 में आपने बेचे. तो आपको पैसा कितना मिला? अभी कैसे बेचा? कैश में, क्रेडिट में नहीं. अगेन नेम ऑफ द पार्टी नॉट गिवन. So if a transaction is silent on cash and credit and name of the party is not provided, then transaction is assumed on cash basis. मतलब 14,000 का आपको कैश बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, 14,000 का बढ़ाना पड़ेगा कैश बैलेंस, और स्टॉक ऑफ गुड्स माइनस करने पड़ेंगे. लेकिन कितने के? 12,000 के माइनस करेंगे. तो सीधी सीधी बात है, आप 12,000 माइनस कीजिए और 14,000 ऐड कीजिए. डिडक्ट 12,000 एंड ऐड 14,000, क्योंकि 12 का बेचा लेकिन 14 में बेचा है, तो 2,000 का प्रॉफिट है. तो ये 2,000 जो एक्स्ट्रा, अब यहां पे 12 और 14 ये ऑड फिगर हो रही है, 2,000 का फर्क आ रहा है. मैंने बार बार आपको बोला है, whenever there is any profit and loss you should give the simultaneous impact on. yes, वेदांत बिल्कुल सही है, उसका साइमल्टेनियस इंपैक्ट आपने देना चाहिए कैपिटल में. तो कैपिटल में से देखिए 2,000 एक्स्ट्रा ऐड किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि आपने गुड्स जब बेचे तो 14,000 में बेचे, उसका कॉस्ट प्राइस 12,000 था, तो आपने 12 माइनस किए लेकिन 14 ऐड किए, तो यहीं पे फर्क आएगा. लेकिन वो 2,000 का डिफरेंस आपने कैपिटल में ऐड किया बिकॉज इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो देखिए यहां पे आप 12 माइनस कर रहे और 14 ऐड कर रहे असेट्स में. तो पहले का आपका असेट का टोटल है 95,500 प्लस आपका अभी का 14,000 माइनस 12,000 स्टॉक ऑफ गुड्स का. नो चेंज इन आउटसाइड लायबिलिटी, इट विल बी 18,000 एंड यू नीड टू ऐड 2,000 इन योर कैपिटल. आपको आपके कैपिटल में 2,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ योर गुड्स. तो आ जाएगा 77,500 प्लस 2,000. तो इस तरह से आपका 97,500 योर टोटल ऑफ असेट्स इज इक्वल टू योर आउटसाइडर्स लायबिलिटी 18,000 प्लस योर कैपिटल 1,500. तो इस तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे खत्म होता है. एंड आई होप यू आर गेटिंग दिस. कोई डाउट है तो जरूर बताइए बेटा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो. अगर आपको कोई भी डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो आप बताइए जरूर, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बेटा, सो दैट वी कैन आंसर इट. चलिए आगे चलते हैं. अगला सम, ये पूरा हम सबको मिलके सॉल्व करना है ना. सेम है, कुछ खासा डिफरेंस तो है नहीं इसमें. एक बार ट्रांजैक्शन आप पढ़ लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन हियर. आप हम यहीं पे ये सॉल्व करेंगे और देखते हैं आप इसको सही कर पाते या नहीं. एक बार ट्रांजैक्शन देख लीजिए एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट.
चलिए क्या क्या ट्रांजैक्शन दी है। द फर्स्ट वन, मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। I believe started business with cash is nothing but impacting on cash balance which is part and parcel of your asset is equal to, पहले कैपिटल लीजिए बाद में आउटसाइडर्स लायबिलिटी लीजिए, या पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी लीजिए बाद में कैपिटल लीजिए। एडिशन में ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता सीक्वेंस चेंज से, है ना। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन है, मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो योर असेट इज हाउ मच 75,000। तो आपका असेट है बेटा 75,000। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 75,000, लेट मी राइट इट डाउन हियर, 75,000 सेम कलर हो रहा है, कलर जरा चेंज कर लेता हूं। So 75,000 is your cash, right? As business is started with no outsider liability as of now, so 0 plus capital is 75,000 and accounting equation 75,000 is equal to 75,000, 75,000 is equal to 75,000 आप लिखेंगे। लेकिन याद रखिए असेट्स में कैश आया 75,000 का, नो आउटसाइडर्स लायबिलिटी एज ऑफ नाउ, अभी के लिए कोई आउटसाइडर्स लायबिलिटी नहीं है। और उसके बाद आपका कैपिटल सेम, कैपिटल में भी कोई फर्क एज ऑफ नाउ नहीं है। ओके, इतना तो ओपन रखना ही पड़ता है इसको। चलिए ठीक है, 75 is equal to 0 plus 75, that you can understand from here, no issues there, right? आगे चलते हैं। सेकेंड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस स्टेशनरी ₹1000। आपने स्टेशनरी खरीदी है, कैसे खरीदी पता नहीं, मतलब कैश में क्रेडिट में, पार्टी का नाम नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, कैश क्रेडिट मतलब कैश में ही खरीदी है। When a transaction is silent about cash and credit and name of the party is not provided, it is usually assumed on cash basis. आपने स्टेशनरी 1,000 रुपए की खरीदी, मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलना पड़ेगा आज ऑफ नाउ, क्योंकि जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स वैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो आपके पास स्टेशनरी आई और कैश गया, तो 1,000 की स्टेशनरी आई और 1,000 का कैश गया। देयर इज नो इंपैक्ट ऑन राइट हैंड साइड हियर, ना आपके आउटसाइडर्स लायबिलिटी बढ़ रहे, ना आपके कैपिटल पे कोई इंपैक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक असेट कम हुआ, दूसरा असेट बढ़ गया। कौन सा असेट कम हुआ वेदांत? यस वेद, असेट बढ़ गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, उसके बदले में क्या घटा, क्या दिया आपने, दिया। सो इट इज 75, यू कैन राइट डाउन +1 एंड -1,000, प्लस 1,000 और -1,000, obviously it is going to remain the same, no change into liabilities and no change into your capital, it is same 75,000. This will come 75 only. Why? क्योंकि 75, ये +1 -1 तो नलीफाई हो गया, उसका तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो +1 -1 तो 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 75,000, 0 plus 75,000, दिस वे अराउंड इट इज देयर। तो इस तरह से ये हुआ 75 इज इक्वल टू 0 plus 75 and this way around it is impacting as far as this particular transaction is concerned. इसमें कोई डाउट है बेटा जी? कोई डाउट है तो जरूर बोलिए। नेक्स्ट वन, नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 says that bought goods ₹6,000 from मोहन। मोहन से आपने 6,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। हाउ इट इज परचेस्ड, कैश और क्रेडिट? कैसे क्रेडिट? प्रार्थना कुछ दिया है क्या? नहीं दिया। When a transaction is silent about cash and credit and name of the party is given, transaction is always assumed on credit basis. जब भी ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट नहीं बोलता लेकिन पार्टी का नाम दिया है तो उसको हम क्रेडिट पे मानते हैं। मतलब आपने गुड्स खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में देंगे। कितने हजार के गुड्स खरीदे आपने? 6,000 के। और हाउ मच यू परचेस गुड्स ऑफ ₹6,000। तो 6,000 के गुड्स आपने खरीदे, तो पहले का 75 एज इट इज, अब उसमें ऐड होगा 6,000। क्या ऐड होगा? स्टॉक ऑफ गुड्स। लेकिन आपने स्टॉक ऑफ गुड्स के लिए पैसे दिए क्या? नहीं। यू परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, सो यू नीड टू ऐड, यू नीड टू इंक्रीज योर आउटसाइडर्स लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर्स। तो यहां पे 6,000 बेटा जी, प्लस नो चेंज इनटू कैपिटल 75,000 एज इट इज। तो देखिए अब क्या हुआ, अब टोटल क्या हुआ, ऊपर का 75 नीचे का 6, ये हुआ 81,000 इज इक्वल टू
6 प्लस 75 दैट इज अगेन 81,000। हर स्टेप पे हमें वो बताना है टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये टोटल मैच कर रहा है, ये हमें बताना है। दैट इज नथिंग बट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, बस हमें हर बार एड लेस करना है आइदर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में जहां पे भी इंपैक्ट है, और बताना है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। चलिए 3 ट्रांजैक्शन हो गए। चौथा, सोल्ड गुड्स टू राधा रुपीज 10,000। अब राधा को गुड्स बेचे 10,000 के, फिर से नहीं दिया, कैश में बेचा है क्रेडिट में बेचा। अगेन ट्रांजैक्शन इज साइलेंट ऑन कैश एंड क्रेडिट, नेम ऑफ द पार्टी इज प्रोवाइडेड, मींस इट इज क्रेडिट बेसिस। तो आप राधा को, तो पहले का आपका 81,000 बैलेंस है टोटल, है ना। अब 81 में आप प्लस 10,000 करेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, पहले आपने मोहन से खरीदे तो क्रेडिटर हो गया, राधा को बेचे, राधा आपकी डेटर हो गई। द कस्टमर टू हुम गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड योर डेटर, उनसे पैसा आना है, एंड डेटर इंडिकेट्स एन असेट फॉर द बिजनेस माय डियर। तो यहां पे क्या करेंगे अपन, 81 जो है आपका 81 यहां पे करेंगे -10, बराबर है क्या, सही है या नहीं, यस, -10 करेंगे। 81 में से -10 करेंगे, हाँ ये गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास स्टॉक आया ही 6,000 का है और इन्होंने बेचा 10,000 का। मान लीजिए उन्होंने प्रोसेस करके उसमें सारा ऐड करके प्रॉफिट उस पे सारा लेके 10,000 में बेचा होगा, लेकिन अपन वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट देना बेटा। इसका सीधा साधा मतलब क्या है, इंपैक्ट ऑन असेट्स, इंपैक्ट ऑन कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी, इसमें नहीं जाते अपन कि उन्होंने क्या मिस किया है देना, दैट इज ओके। -10 हुआ और प्लस आपका 10 होगा, कहां पे, क्योंकि आपके स्टॉक ऑफ गुड्स गए तो आपका डेटर बढ़ा 10,000 से, तो -10,000। और याद रखिए अकाउंटिंग में माइनस का मतलब ही होता है ब्रैकेट, तो हम माइनस नहीं बताते, तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट बताया, यहां पे ऊपर -1000 बताया, उसको भी काट देता हूं, यहां पे ये लीजिए, तो यहां पे जो -1,000 था उसको भी ब्रैकेट कर देता हूं, और यहां पे -10,000 और प्लस 10,000, क्यों, 10,000 के गुड्स गए, 10,000 का डेटर बढ़ गया इन द नेम ऑफ राधा। रिमेनिंग नो चेंज, +6 10 -10, और इधर प्लस इज इक्वल टू 6 प्लस 75, नो चेंज हियर, यहां पे कोई चेंज नहीं है, यहां पे सिंपली 6 प्लस 75 है। इसका रीजन क्या है, द रीजन हियर इज दैट बिकॉज इट इज द सेम अमाउंट which is deducted from your assets, no impact on your right hand side in your capital and in your outsider liability। ना आपके outsider liability में कोई चेंज है बेटा जी, ना आपके कैपिटल में कोई चेंज है। आगे चलते हैं, 5वां ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस्ड मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2,000। आपने मोबाइल खरीदा है बिजनेस के लिए, कितने का, 2,000 का, 2,000 का मोबाइल आपने खरीदा। मोबाइल इज योर असेट, है ना, बिजनेस के लिए खरीदा या पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज खरीदा होता तो ड्राइंग बताते, लेकिन ये तो बिजनेस असेट हो गया। जैसे आपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्लान एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसी तरह से मोबाइल को असेट लेना पड़ेगा। और खरीदा है मोबाइल, बोला नहीं है, पार्टी का नाम दिया क्या, वो भी नहीं दिया, मतलब ट्रांजैक्शन इज ऑन, यस नया ट्रांजैक्शन इज ऑन कैश बेसिस, दैट इज राइट। ट्रांजैक्शन कैसा है, कैश, मतलब एक असेट ऐड, 2,000 का मोबाइल ऐड करो, 2,000 का कैश माइनस करो, नो इंपैक्ट ऑन राइट हैंड साइड, मतलब फिर से 81 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 81 +10 -10 हुआ था, +10 -10 कट गया, बचा 81 ही। अब 81 में +2 -2 हो जाएगा, 81 में +2 किसका, मोबाइल का, -2 किसका, कैश उसके लिए पे किया उसका, नो चेंज अगेन ऑन राइट हैंड साइड माय डियर, फिर से आपके राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, वो 6,000 + 75 एज इट इज रहेगा, जो आप देख पा रहे स्क्रीन पे, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं है। वाई, बिकॉज एक असेट कम हुआ और दूसरा असेट बढ़ा, दैट वे अराउंड द इंपैक्ट वी नीड टू शो, उस तरह से इंपैक्ट हमें बताना है, अदरवाइज कोई चेंज उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो, कोई भी डाउट है तो वी आर डन विथ 5 ट्रांजैक्शंस आई बिलीव, 5 हो गए। 6 सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। इंटरेस्टिंग है, 20,000 के गुड्स बेचे, लेकिन कैसे बेचे, सेम प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे या कम पे, ज्यादा पे बेचे, क्यों,
5,000 का प्रॉफिट दिया है, मतलब गुड्स है 20,000 के, बेचे आपने 5,000 के प्रॉफिट पे, तो 20 का माल 20 में नहीं बेचा, 20 का माल आपने बेचा 25 में, तो आप 25 ऐड करेंगे, है ना, कहां पे ऐड करेंगे, असेट में, और असेट में से ही कितने माइनस करेंगे, 25, नो दैट इज रॉन्ग, कितना माइनस करेंगे, यस दैट इज करेक्ट बेटा, कितना माइनस करेंगे, 20, क्योंकि गुड्स बेचे 20 के, 25, क्योंकि आपने 5,000 के प्रॉफिट पे बेचे, ऊपर देखा था ट्रांजैक्शन, मतलब चेंज क्या होगा, असेट्स में चेंज, ये देखिए सेम आया, क्योंकि 81 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल्ड अगेन, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन के लिए हम लिखेंगे 81,000, जस्ट अ मिनट, ये ट्रांजैक्शन के लिए हम लिखेंगे 81,000 आज इट इज, ऊपर का बैलेंस, उसमें से आपने कितने के गुड्स बेचे, आपने बेचे 25 के लिए, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 20, अब इज इक्वल टू, यहां पे तो कोई चेंज नहीं है, 6,000 ही आएगा, अब चेंज कहीं और आएगा, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेट, तो ये 75,000 प्लस कैपिटल में आपको प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 5,000 का, तो अब देखिए टोटल 81 प्लस 25 माइनस 20 में से तो 5 ही आएगा, ऐड होगा, तो दिस इज 86,000 माय डियर इज इक्वल टू ये दिस 6,000 प्लस 80,000, तो देख लीजिए आपका राइट हैंड साइड 6 प्लस 80 है, मतलब वो 86 है, और आपका लेफ्ट हैंड साइड 86 है, देखिए, so that is how total assets is equal to capital plus outsiders liability. लास्ट ट्रांजैक्शन को समझिए बेटा, और कभी भी याद रखिए, whenever anything is sold at profit or loss, you have to remember that impact should be given on capital for any loss and for any profit. उसी के साथ जब असेट में इंपैक्ट दे रहे, तो लॉस का इंपैक्ट देना पड़ेगा माइनस करके, प्रॉफिट का इंपैक्ट देना पड़ेगा ऐड करके, मतलब जो ऐड की फिगर मैंने यहां पे सेल वाली है ना, सेल स्टॉक ऑफ गुड्स आपने बेचे और उसके लिए आपको कैश कितना मिला बेटा, तो मैंने कैश 20,000 ऐड नहीं किया, कैश मैंने ऐड किया 25,000, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर बोला उन्होंने सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, मतलब आपने बेचा 25 में, कॉस्ट उसका कितना था, 20 ही था, तो दैट इज हाउ इट इज देयर, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा 81 प्लस 25 माइनस 20, क्यों, क्योंकि गुड्स भी 20 के बेचे, लेकिन वो प्रॉफिट पे बेचे 5,000 के, तो इसलिए 5,000 का डिफरेंस है, प्रॉफिट इंक्रीजेस योर कैपिटल, तो मैंने उसको कैपिटल में ऐड किया और आपको बता दिया टोटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और लास्ट ट्रांजैक्शन दिया है, मैंने जगह नहीं छोड़ी, बेटा पेड सैलरी 2500, 2500 की सैलरी पे की, जब भी कुछ पे किया ऑलवेज इट इज अज्यूम्ड एज पेड इन कैश, और एनीथिंग इज रिसीव्ड ऑब्वियसली रिसीव्ड इन कैश, लेकिन यहां पे पेड है, तो आप पहले कैश से माइनस कीजिए, तो 86 माइनस 2500, और दूसरा इंपैक्ट, यस नया दूसरा इंपैक्ट कहां पे देंगे प्रार्थना, यस इट इज गिवन इनटू कैपिटल, तो 86 माइनस 2500, आउटसाइडर लायबिलिटी 6,000 ही रहेगा, प्लस आपके कैपिटल में से आप 2,500 माइनस करेंगे, मतलब टोटल क्या बना, 86 माइनस 2500 आपका आया 83,500 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 80 माइनस 2500 दैट इज 77,500, तो राइट में भी 77 प्लस 6 करेंगे तो आपका 83 आने वाला है, 83,500 ही आने वाला है, और लेफ्ट में आपका ऑलरेडी 83,500 है, दिस वे अराउंड योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज मैचिंग। अब बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको तो जरूर पूछिए, यस ऑल ऑफलाइन स्टूडेंट्स अब कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि आगे के सम आपको करने हैं होमवर्क एज फार एज दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज कंसर्न, बट डू रिमेंबर whenever cash is paid or cash is received, impact has to be given in assets, absolutely, along with that we need to give impact on capital as well. उसी के साथ कुछ भी अगर आपको लॉस या प्रॉफिट हुआ तो उसका भी इंपैक्ट आप असेट में तो देंगे ही, लेकिन असेट में इंपैक्ट इम्बैलेंस रहेगा, मतलब जैसे कि अभी हमने 25,000 का कैश ऐड किया और 20,000 के गुड्स माइनस किए, क्यों, क्योंकि 20,000 के गुड्स आपने 25,000 में बेच दिए, इसलिए कैश तो आपको 25 मिला लेकिन गुड्स तो 20 के ही गए, अब 5,000 का यहां पे इंबैलेंस हो रहा है,
क्योंकि एक असेट 20,000 का माइनस हुआ, एक असेट 25,000 का ऐड हुआ, तो ये 5,000 आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 20,000 के गुड्स 25 में बेचे, तो ये 5,000 आप बताइए कैपिटल में ऐड करके, एज कैपिटल इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय योर प्रॉफिट, एंड इफ एनी लॉस इज देयर, दैट लॉस इज गोइंग टू रिड्यूस योर कैपिटल, माय डियर। तो उस तरह से ये रूल याद रखिए और इस तरह से आपको सॉल्व करने। आर देयर एग्जांपल्स? लेट मी चेक, कुछ एग्जांपल्स है क्या यहां पे? तो हमको अभी करने हैं, खत्म कर लेते हैं इसको। कुछ यहां पे चीजें दी है, यस वेरी गुड, यहां पे दिया है, देखो। चलो इसको फिनिश करो विद इन 2-3 मिनट्स, यू नीड टू फिनिश इट। सबने करना है, खत्म करना है, और फिर इसके आगे का सम लेते हैं, है ना? सिंपल है बेटा, कोई डिफिकल्ट है नहीं, बड़ा आसान है, कर लीजिए, फिनिश इट क्विकली एवरीबडी। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। तो इसको कंप्लीट करते हैं, होमवर्क बोलता हूं मैं, और कल टॉपिक पढ़ के आना है ताकि हम इसके एमसीक्यू ले, है ना? एमसीक्यू हमने पहले टॉपिक के भी नहीं लिए, तो हम वो भी लेते हैं, तो वो भी टॉपिक पढ़ के आना, है ना? तो दोनों टॉपिक के एमसीक्यू एक साथ लेंगे, अभी पढ़ के आना है टॉपिक पूरा, पहला भी और दूसरा भी। MCQs are very important, my dear. Reason being is that those are asked for 20 marks and those are very much essential for your conceptual clarity. आपके वो conceptual clarity के लिए है, तो ये बहुत जरूरी है MCQ भी, ओके? चलिए इसको खत्म कीजिए फटाफट, and then I can write down the answer here and you can cross check whether whatever you have done is correct or wrong. उन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिए और फिर बैंक्स दिया है, बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? खत्म कीजिए बेटा जी। हाँ, टॉपिक के साथ कभी भी खत्म किए तो बेटर होता है ना, बिकॉज देयर वोंट बी एनी इश्यूज, और जहां पे कुछ दिक्कत है तो वो भी समझ में आती है टॉपिक के साथ ही। अगर उसको पेंडिंग रख दिया गया तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम अननेसेसरी। चलिए फिनिश कीजिए बेटा, इट टेक्स 2 minutes हार्डली। सेकेंड और थर्ड में थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 दिया है। कैसे परचेस किया बेटा स्नेहा? कैश या क्रेडिट? कुछ बोला है क्या? यस विद, हाँ करेक्ट है, इट इज परचेस्ड ऑन कैश बिकॉज ट्रांजैक्शन इज साइलेंट ऑन कैश एंड क्रेडिट बट नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, हेंस assumed ऑन कैश बेसिस। गुड्स स्टोलन ₹1,000, इसका इंपैक्ट कैसे आएगा? यस करेक्ट है, वेरी गुड अमर, बराबर है बेटा। 1,000 रुपए स्टॉक में से माइनस करो और वही 1,000 रुपए आप कैपिटल बेस से भी माइनस करो, क्योंकि ये आपका लॉस है, एंड एनी काइंड ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट नीड टू बी एडेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम योर कैपिटल, दैट इज व्हाट द बेसिक रूल है ना? यही बेसिक रूल हमने देखा है। डू इट फास्ट। चलिए क्या क्या किया? यस बताइए। यस लेट्स स्टार्ट विथ पार्थ। यस पार्थ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, असेट में कितना? करेक्ट, दैट इज 50,000। और ये कौन सा असेट है? ऑब्वियसली कैश। लायबिलिटीज तो कोई है नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटी तो कोई है ही नहीं एज ऑफ नाउ। डैश करेंगे यहाँ पे बेटा, क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ तो आउटसाइडर लायबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ। एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव एनी लायबिलिटी देयर। सेकंड, परचेस गुड्स 10,000। यस यस स्वस्तिका,
10,000 के गुड्स खरीदे, कैसे? कैश में, करेक्ट है बेटा। तो 50 प्लस 10 माइनस 10, परचेस गुड्स फॉर कैश, क्योंकि गुड्स आए और कुछ नहीं दिया, मतलब आपने कैश में ही खरीदा है, तो कैश गया, तो प्लस 10 एंड माइनस 10, तो 50 को एज इट इज रखते हैं, है ना। और कलर चेंज करके यहां पे मैं आपके लिए लिखता हूं, प्लस 10,000 in terms of stock of goods and minus 10,000 in terms of cash paid। गुड्स परचेस्ड दिया है, कैसे दिए? खरीदा है, नहीं दिया, कैश में ही खरीदा है, मतलब गुड्स आए और कैश गया, स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ा, कैश घटा, इसलिए प्लस 10,000 स्टॉक ऑफ गुड्स का, माइनस 10,000 कैश का, नो चेंज इनटू आउटसाइड लायबिलिटी एज ऑफ नाउ, तो है ही नहीं। कैपिटल विल बी सेम 50,000। देखिए 50 प्लस 10 माइनस 10 मतलब फिर से 50, और राइट हैंड साइड में आउटसाइड लायबिलिटी तो है ही नहीं, और सिर्फ कैपिटल है वो भी 50, तो सिंपल। आगे गुड्स स्टोलन 1000, ये इंटरेस्टिंग है। अब ऊपर का बैलेंस कितना कैरी हो रहा है? 85, क्यों? प्लस 10 माइनस 10 तो नलीफाई हो गया, जीरो हो गया, तो ऊपर का 50 माइनस 1000 के गुड्स गए, क्यों? कहां गए? जल गए, है ना। सो 50 माइनस 1, इसका इंपैक्ट सिर्फ माइनस 1 आएगा, 50 माइनस 1। आउटसाइड लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं, यस यहां पे हमें इंपैक्ट देना पड़ेगा, यहां पे 50 ही था, और ये 50 में से लॉस हमें बताना पड़ेगा 1000 का ब्रैकेट में। तो अब इधर भी 49 टोटल असेट्स में, आउटसाइड लायबिलिटी तो जीरो है एज ऑफ नाउ, और आपका कैपिटल भी 49 हो गया, क्यों? कैपिटल में से गुड्स जल गए 1000 रुपए के एज ऑफ नाउ, ऐसे तो बताना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000, 5000 के गुड्स बेचे, तो पहले का बैलेंस कितना आया बेटा? पहले का बैलेंस आपका है 49, उसको लिखते हैं एज इट इज। अब 49 में 5 के गुड्स बेचे और उसके बदले में 5 का कैश आया, मतलब प्लस 5000 और यस माइनस 5000, सही है स्वस्तिका, प्लस 5000 और माइनस 5000, तो ऑब्वियसली 49 ओनली। लायबिलिटीज, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज जीरो, सब तरफ जीरो लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक कोई आउटसाइडर लायबिलिटी आई नहीं है, और इधर तो ऑलरेडी 49 ही है। नो चेंज इन कैपिटल फॉर गुड्स सोल्ड इन कैश, तो इधर भी 49 और इधर भी 49, क्यों? क्योंकि इधर प्लस 5 माइनस 5 होके ये बैलेंस हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन 7000 का लोन लिया बैंक से, वेरी गुड, 7000 का लोन लिया, मतलब क्या बढ़ेगा आपका? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक कभी भी लोन आपको कैश में नहीं देता बेटा, बैंक कभी भी लोन पहले आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है। आपका अकाउंट नहीं होगा तो बोलता है कि पहले अकाउंट ओपन करो, और फिर आपके बैलेंस अकाउंट में आ जाता है। सो आपको बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा 7000 का, और उसके साथ क्या बढ़ाएंगे आप बताइए? तो 49 है ऊपर का, तो एज इट इज, क्योंकि प्लस 5 माइनस 5 को तो कोई इंपैक्ट नहीं, और यहां पे प्लस 7 करना पड़ेगा, क्यों? बैंक बैलेंस बढ़ गया 7000 से। अब कैपिटल में है ना, बैंक लोन का क्या करे? बैंक लोन का क्या करे बेटा? यस, बैंक लोन इज अ आउटसाइडर लायबिलिटी, इट इज अ क्रेडिटर, एक तरह का क्रेडिटर है। जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, क्रेडिट पे उनको पे करना है, तो बैंक को भी पे करना है, क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया है। कितने का लोन लिया आपने? 7000 का लिया है। तो ये देखिए, तो 49 प्लस 7 करेंगे असेट्स में, और लायबिलिटीज में आउटसाइड लायबिलिटी 7000 प्लस कैपिटल 49 अगेन, सो इट इज 56,000। तो इस तरह से 56 इज इक्वल टू 56 आएगा। समझ में आ बेटा? गेटिंग एवरीबडी? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? यहां पे कोई दिक्कत है तो लोन लिया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो बैंक बैलेंस इज एन एसेट, और लोन लिया मतलब यू नीड टू पे इट बैक इन द फ्यूचर, सो ऑब्वियसली इट डिनोट्स अ लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिटर, एंड दैट इज आउटसाइड द लायबिलिटी इज एडेड टू लायबिलिटी। सही है? कोई डाउट है? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है बेटा जी तो आप जरूर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और यू कैन मैसेज मी पर्सनली एज वेल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट हियर, है ना। चलिए आगे चलते। आई थिंक वी कैन टेक द ऑब्जेक्टिव्स हियर। एमसीक्यूज हम लेते हैं वन बाय वन, लेकिन एमसीक्यू लेने के पहले आपको होमवर्क बोल देता हूं आपका। आपने ये तो किया है, यस। ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन, कितने क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के?
3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सेम है बेटा, कोई ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा एडवांस नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है विच वी ऑलरेडी सॉल्व। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। किसके क्वेश्चन है? अकाउंटिंग इक्वेशन के। टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, तीनों क्वेश्चन हमें पूरे करने एज होमवर्क एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक देम। हम क्रॉस चेक करेंगे क्लास में जब भी आप करके आएंगे, है ना? जब भी आप करके आएंगे इसका मतलब है कल ही लेक्चर है हमारा, है ना? सो कल क्रॉस चेक करते हैं, तो ये तीनों सम करो। बट बिफोर सॉल्विंग दिस सम लेट्स सी कि आपने टॉपिक पूरा कैसे पढ़ा है, कितना आपको मेमोराइज हुआ है, कितना याद आता है। एमसीक्यूज लेते हैं। पहले टॉपिक को आप फिर से पढ़ के आइए क्योंकि उसको होके थोड़ा 8-15 दिन का टाइम हो गया है ना? तो ये तो टॉपिक रिसेंटली खत्म हुआ है। जस्ट आपका माइंड का टेस्ट करते हैं कि आपको कितना याद है। सबने पार्टिसिपेट करना है एंड लेट्स सॉल्व दीज एमसीक्यूज ऑन टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले लेते हैं, यस, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली। आपको बताना है एक सेंटेंस में। नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, डोंट वरी। एक सेंटेंस में ही बताना है, लेकिन बढ़ाना नहीं है क्योंकि एक लाइन में ही आंसर आना चाहिए। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? यस अथर्व, या दैट इज करेक्ट। यस correct. Double entry system is the system where for every debit is having equal and corresponding credit. That is correct. And double entry system is a system because of which an accounting equation comes into picture. That is no total assets is equal to total liabilities. nahi, it is total of all debits is equal to total of all credits. क्यों? Because double entry says that every business transaction is going to impact in such a way that there is a debit and there has to be an equal and corresponding credit for the same. Now not necessarily that there is one debit and one credit. There may be 3 debit and 1 credit, 2 debit and 1 credit, or 2 credit and 1 debit. Any combination can be there, but do remember the logic has to be total of all debits is equal to total of all credit. यानी एक सेंटेंस में बराबर बोला अथर्व ने कि डबल एंट्री सिस्टम इज सच अ सिस्टम वेयर फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एंड इवन वी कैन से दैट इट इज अ सिस्टम वेयर टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। इवन ये भी आंसर दिया जा सकता है। सेकंड, व्हाट इज एन अकाउंट? यस नेहा, यस, व्हाट इज एन अकाउंट? यस दैट इज ट्रू। यस अमर, कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटा? एक ही लाइन में बोलना है। यस, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल असेट्स, expenses and losses, incomes and gains and liabilities to give a clear picture of that particular account or to give a clear picture of that particular head. जैसे कि कैश है, बैंक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, हर एक का हम अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं ये देखने के लिए कि उसमें बैलेंस कितना है। आगे हम पढ़ने ही वाले हैं लेजर अकाउंट। तो एज ऑफ नाउ अकाउंट इज व्हाट? अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ all transactions related to various assets, expenses and losses, incomes and gains and liabilities. एक ही सेंटेंस है, वर्ड्स ज्यादा है उसमें लेकिन सेंटेंस एक ही है। अकाउंट द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू असेट्स, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आपको जानना है कि बिजनेस में कैश कितना बाकी है एज ऑफ नाउ, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर। तो आपको देखना पड़ेगा कैश आया कितना, कैश गया कितना, मतलब कैश आपको पे कितना किया आपने और रिसीव कितना किया, और एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर और एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस कितना है कैश का। तो कैश बैलेंस जानना है तो कैश का लेजर बनाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस जानना है तो बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। मतलब लेजर मतलब अकाउंट। सो अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद द बिजनेस असेट्स, expenses and losses, incomes and gains and liability। तो उसको हम अकाउंट बुलाते हैं। नंबर 3, state the meaning of single entry system। इंटरेस्टिंग। यस, सिंगल एंट्री कौन बोलने वाला है? यस बोलिए प्रार्थना। यस, सिंगल एंट्री इज नथिंग बट सिस्टम विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ
system which records only cash and personal transactions and hence it is an incomplete system of recording transaction. क्यों? क्योंकि ये बाकी के अकाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करता, कैश और पर्सनल ही नहीं चलेगा ना. पर्सनल अकाउंट मतलब लायबिलिटी एंड नेम ऑफ द पार्टीज. तो बाकी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन कहां पे गए और बाकी कहां गए? सिर्फ कैश ही एक असेट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इंटेंजिबल असेट है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे भी रिकॉर्ड करने हैं. So that is how we need to record all of them. So that is single entry is a incomplete recording transactions which records only cash and personal account. So that is the answer. Third, what is the personal account? Yes, very true. Personal account is name of the person, or personal account is nothing but an account which indicates name of the party, person, which is, you can say, natural, artificial or legal, or a group or a representative person. That is nothing but what is a personal account. Personal account का आंसर क्या है? Personal account is name of the person. It may be natural or legal and artificial. या तो आप नेचुरल नाम रहेगा राम श्याम गीता सीता, या तो लीगल आर्टिफिशियल रहेगा जैसे कंपनीज है, बैंक्स है, कॉर्पोरेशंस है, बिजनेस का नाम है. So that is how it is legal or artificial. So personal account, my dear. स्टेट द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड, तीनों ले लेते हैं, फटाफट बोल दीजिए बेटा. रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का? यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस. यस, पर्सनल अकाउंट का रूल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. तो तीनों ले लिए हमने. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, अभी हमने दिए थे. यस विदश्री, करेक्ट है बेटा. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, ये आपके इंटेंजिबल असेट है. याद रखिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. इवन वी एक्सप्लेन देम इन वन ऑफ द कि गुडविल क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है. नेक्स्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट. इंटरेस्टिंग. यस, बताइए पुष्कर. रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ assets, properties and possessions of the business. Very good. Real accounts क्या है? Real accounts of assets, properties and possessions of the business. उसके आगे give two examples of income and sale of goods and services, right? Interest received, commission received, dividend received. These are nothing but rent received. All are nothing but your income and gains. State the rule of personal account. हमने अभी बोला debit the account which receives the benefit, credit the account which gives the benefit, credit the giver. And last, how many methods of accounting information are there? Recording of accounting information are there. कितने मेथड्स है? तो बहुत सारे है ना. इंडियन अकाउंटिंग मेथड, या वही खाता जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, और इंग्लिश या मॉडर्न, उसमें दो, एक सिंगल एंट्री और दूसरा डबल एंट्री. So you can say that there are following methods of recording transaction. Number one, traditional, उसको देसी बोलते हैं हम, वही खाता है ना, जो हम दिवाली टू दिवाली मेंटेन करते हैं. और आगे मॉडर्न, और यू कैन से दैट द इंग्लिश मेथड विच इज बाइफर्केटेड इनटू सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री. सो दिस इज वन सेंटेंस आंसर. ये इंटरेस्टिंग है. वन वर्ड वन फ्रेज आपको देना है विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर वन, चलिए इसके लिए 2 मिनट देता हूं, आपने लिखा है, देखते हैं आप बराबर करते हैं क्या. क्विकली खत्म कीजिए बेटा. यस, हम डिस्कस करेंगे, खत्म कीजिए, डिस्कस करेंगे अपन. आंसर क्या है ये जरूर देखेंगे अपन. पहले ये करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना. देख लीजिए फटाफट. ऑब्जेक्टिव होते हैं तो बड़ा होता है, आपको भी समझ में आता है कि आपको कितना ध्यान में आया है. हाउ मच द एंटायर टॉपिक यू हैव ग्रास्प्ड, कितना ग्रास्प आपने किया है. और ये तभी पॉसिबल है जब आप लेक्चर करते हैं, घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, तब पॉसिबल है. ये बेसिक्स बेटा, इसमें बिल्कुल ढिलाई मत बरतना. घर पे जाओ, पढ़ो, होमवर्क करो, ये बड़ा इसेंशियल है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, ये मैथ्स है लगभग. आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहां पे सब समझ में आ जाएगा, बाद में बड़ी दिक्कत होगी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. प्रैक्टिस इज वेरी इसेंशियल हियर. ठीक है. चलिए, हो गया. यस, मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ. यस यस,
Good. That is double entry system of bookkeeping. Right answer. Method of accounting which records both aspect of transaction is double entry system of bookkeeping. सही है बेटा. दूसरा, right hand side of an account, left hand side is debit, right hand side is credit. तो right hand side का आंसर क्या रहेगा? credit naturally, है ना. Third, name of the account which is debited when proprietor uses business money for personal use. बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज ड्रॉइंग. बराबर है ना? वेरी गुड. सही है बेटा. दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट एंड दिस इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बुलाते हैं. बराबर है ना? चौथा, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज. इंटरेस्टिंग. यस, बोलिए. करेक्ट. इट इज रियल अकाउंट. अकाउंट्स ऑफ असेट्स, प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस आर रियल अकाउंट्स. वेरी गुड. आगे, अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. यस वेद, करेक्ट बेटा. दैट इज नॉमिनल अकाउंट. क्योंकि नॉमिनल अकाउंट आर यूजुअली एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. आगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. ऊपर राइट थी, नीचे लेफ्ट है. ऊपर क्रेडिट था, नीचे डेबिट है. आगे, असेट्स विच कैनॉट बी सीन एंड टच्ड और फेल्ट. असेट्स विच कैनॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट. असेट्स जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और उसको फील भी नहीं कर सकते. इंटेंजिबल असेट्स. करेक्ट. इंटेंजिबल असेट्स. बट मेरे ख्याल से हम महसूस जरूर कर सकते हैं. तो फेल्ट थोड़ा सा गलत दिया उन्होंने, फेल्ट नहीं देना चाहिए, है ना. महसूस कर सकते हैं ना गुडविल. हम विजय माल्या बोलने के बाद, सचिन तेंदुलकर बोलने के बाद गुडविल तो महसूस होती है. पर्सन हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम. ये यहां पे मजा आएगा. कितना आपका मेमोरी है. अमर बोलो, कौन है जिसने डबल एंट्री इन्वेंट की थी? यस, योगेश प्रफुल्ल. हु हैज इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम? माय डियर, नहीं लिए पढ़ना चाहिए. लूका डी पैसियोली, लूका डी बार्गो पैसियोली ऐसा उनका नाम है. आप देख सकते हो ऊपर जाके. लूका डी बार्गो पैसियोली, दैट इज नथिंग बट द पर्सन हु इन्वेंटेड डबल एंट्री. इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग. कंप्लीट सिस्टम कौन सी है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की? दैट इज सिंगल एंट्री माय डियर. हमने अभी देखा. इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन. सिंगल एंट्री सिस्टम. एंड लास्ट, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसका आंसर नंबर 1 का आंसर है. दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो पहला भी था, है ना. वेरी गुड. चलिए ये देखिए, देख सकते हैं आप. सिर्फ 9th आंसर मैंने नहीं लिखा है, वो बुक में अवेलेबल. लूका डी बार्गियो पैसियोली, है ना. द पर्सन हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. बाकी आप देख सकते हैं. आगे क्या दिया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. ये देखिए, आपको आंसर भी दिए. इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे क्या है? यस, दैट इज 10th ऑफ नवंबर. दिवस के आसपास मान लीजिए, है ना. चाचा निरूप बाल दिवस आता है नवंबर में, तो वहीं पे आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे है. दिस इज द डे व्हेन अकाउंटिंग लूका डी बार्गियो पैसियोली, इसलिए मानते हैं बेटा. कन्वेंशन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कन्वेंशनल इंडियन. एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. राधा's अकाउंट इज अ टाइप ऑफ. राधा कौन सा अकाउंट है? हाँ, प्रार्थना, राधा कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट है. नेम ऑफ द पर्सन. नेम ऑफ द पर्सन इज ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट. डजंट मैटर इट इज natural person, legal or artificial person. Machinery, it's an asset. Asset is a real account, my dear. Goodwill, yes, correct. Goodwill is an intangible asset. Prepaid expense, anything which is outstanding, prepaid, it is nothing but a personal account. वो asset है या liability नहीं देखने का. जब भी मैंने बोला आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, ऐसा कुछ भी आया
कि उसको हम पर्सनल अकाउंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि आइदर इट इज पेड इन एडवांस और रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम अ पर्सन और टू अ पर्सन, and at the same time it is due to a person or it is due to be received from a person, that is outstanding expenses and outstanding income, accrued expenses and accrued income, prepaid expenses and prepaid pre-received income, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है बेटा जी। यहां पे गड़बड़ हो सकती है तो मार्क जाएगा आपका। तो याद रखना किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग या फिर prepaid या pre-received, all are nothing but part and parcel of your personal accounts, my dear. Next, debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in the business, credit what goes out of the business. And last, debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. देखो कैसा रिवाइज फटाफट होता है ना, मस्त है एकदम। ऐसा एक्सरसाइज इज बेस्ट। ये सारा कंसेप्ट रिवाइज कर रहा है आपका, क्योंकि वरना दिक्कत हो जाए अगर आपको इसको ध्यान से नहीं देखना है या नहीं करना है, देन इट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। गेटिंग दिस? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। बोलना ही नहीं है, रीजन भी देना है वहां पे। दो ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नीचे का तो हमने किया था, दिस इज ऑलरेडी डन। आई बिलीव वी हैव डन विच अकाउंट इज रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो ये खत्म करते हैं, है ना। चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज a nominal account, ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रीजन अब भी मैंने आपको बोला है ना, एनीथिंग आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, पेड इन एडवांस, ऑल आर पर्सनल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, अगेन फॉल्स। मेरे ख्याल से सारे फॉल्स ही रहेंगे। रीजन इज दैट, रीजन देना जरूरी है। कैपिटल अकाउंट कैसा है बेटा? यस, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट अगेन। व्हाई? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट इन द आइज ऑफ लॉ, ओनर एंड बिजनेस टू सेपरेट लीगल entities. Whatever owner gives to the business, business is liable to pay it back to the owner and vice versa. Owner जो business को दे रहा है, वो business ने owner को वापस देना है। So that way around, your capital is a personal account. Every debit has equal and corresponding credit. Yes, बताइए बेटा, ये सही है या गलत है? Every debit has equal and corresponding credit. नहीं, ये ट्रू है, फंसा दिया ना, बराबर है ना। हर डेबिट को वहां पे इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, तो इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं। डबल एंट्री सिस्टम। ट्रू स्टेटमेंट को क्या रीजन देंगे अभी? नाउ सन राइजेस इन द ईस्ट, व्हाट इज द रीजन टू बी गिवन? बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। सेम वे अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम सेज दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो यहां पे तो कोई रीजन दे नहीं सकते। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी ध्यान देना, ऐसा नहीं है सारे फॉल्स है। यस, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनकम है। ड्रॉइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। यस, इट इज फॉल्स। वेरी गुड, ये फॉल्स है। फिर से ये कैसा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। रीजन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कैपिटल एंड ड्रॉइंग बोथ आर गिवन बाय द ओनर एंड विड्रॉन बाय द ओनर। तो ये पर्सनल अकाउंट इंडिकेट करता है। आउटस्टैंडिंग इज अ नॉमिनल। ऊपर ही देखा, कोई भी आउटस्टैंडिंग आया तो पर्सनल अकाउंट है। ये नॉमिनल बोल रहा है, मतलब फॉल्स है। फिर से ये कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। आपने बैंक से लोन लिया एंड इट रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अ यस पर्सनल अकाउंट, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्योंकि लायबिलिटी है तो आपका ऑब्वियसली देना बनता है, और आपको देना बनता है मतलब ये आपकी लायबिलिटी है, और ऑब्वियसली ये आपका पर्सनल अकाउंट है, तो सही है। गुडविल अकाउंट इज रियल अकाउंट। इंटेंजिबल असेट है गुडविल, and all assets are real accounts. True again. Discount account is a nominal account. Discount दो या लो, दोगे तो लॉस, लोगे तो इनकम। दोगे तो आपको लॉस होगा, लोगे तो आपको इनकम होगा, मतलब ये तो आपका एक्सपेंस या लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली ट्रू है। पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। अब ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये तो पर्सनल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो ये फॉल्स है। And you can write down that the transaction should be recorded in personal books of account, not in business books of account. Next, motor car is a real account. मोटर कार असेट है और रियल अकाउंट है, कोई डाउट है? Yes, statement is true. ये फिर से स्टेटमेंट है, ट्रू है। क्यों? बिकॉज मोटर कार आपका असेट है और असेट तो रियल अकाउंट ही होते हैं।
द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्या? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किसका है? हाँ, पर्सनल का है। तो ये किसका है? रियल का है क्या? नहीं, ये है नॉमिनल का। सो इट इज फॉल्स एंड दिस रूल इज ऑफ personal account, and nominal account rule is debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. Bank loan is a nominal account. Yes, yes Vedashri, bank loan is a nominal account बोल रहा है। Yes, correct है बेटा। False है क्योंकि ये कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि लोन आपने लिया तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट है। अभी हमने देखा था असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज ना, सारा किया इस पे है ना, कुछ करने की जरूरत है क्या? दिस इज ट्रू, नो चेंज। एंड लास्ट, ट्रेडमार्क इज अ पर्सनल अकाउंट। टीएम, पार्ले जी, डेटॉल, मैगी पर्सनल अकाउंट है क्या? यस, फॉल्स। इट इज अ इंटेंजिबल असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट माय डियर। देख सकते हैं क्या फॉल्स है क्या ट्रू है, मैंने लिखा है और आपको एक्सप्लेन भी किया है ना। आगे लास्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज, अभी सीधा दिया है, असेट डेबिट होता है इंक्रीज होने के बाद और डिक्रीज होने के बाद डेबिट लिखा है, तो क्या बचा बेटा? क्रेडिटेड बचा, तो क्रेडिट कर दो। कहां दिमाग लगाते हो इतना, है ना। कहीं पे तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन असेट इज credited. Same way, increase in expenses and losses is debited, decrease in expenses and losses is credited, and increase in liability is credited, decrease in liability is debited, increase in income and gain is credited, decrease in income and gain is debited. यही देखा था हमने। Assets is equal to liabilities plus outsiders, सॉरी liabilities plus बोला है, यानी liabilities outsiders liability दी है, ऐसे मानते हैं अपन। तो यहां पे क्या liabilities plus कैपिटल है ना, ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यू कैन चैट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट माय डियर। बताइए बेटा, कोई डाउट है? आगे, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज, यस वेरी स्मार्ट, इट इज डेबिटेड। साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बराबर है ना? कितनी बार आया ना आंसर ये? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और स्पेसिफाई करेंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, ऐसा करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग इज यस करेक्ट, इट इज एन असेट एंड इट इज अ रियल अकाउंट। कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ओनली मेंटेन्ड अंडर कौन से सिस्टम में? यस, सिंगल एंट्री में। सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सिंगल एंट्री में। डबल एंट्री में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। अंडर द प्रिंसिपल फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हेंस टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। तो ये आंसर हुए आपके, देख सकते हैं आप एक बार। कोई डाउट है तो बताइए। यस, कोई डाउट है बेटा जी? आगे, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इज द रूल ऑफ यस रियल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल पूछना है उनको। यस, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट है बेटा। एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू इफेक्ट। डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस, दैट इज रियल। एंड लैपटॉप अकाउंट इज अगेन अ रियल अकाउंट क्योंकि असेट है। दिस इज हाउ इट इज डन माय डियर। इस तरह से ये सारे एमसीक्यू भी हमारे खत्म हो गए। अगले लेक्चर का हमने इंतजार नहीं किया। कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए। अगले लेक्चर में आपको क्या करके आना है, ये रूल कंप्लीट कीजिए। देखिए क्या करना है यहाँ पे, आपको बताने क्या, गिव नेसेसरी ट्रांजैक्शंस फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट। आपको उन्होंने रूल दिया है, आपको वहां पे ट्रांजैक्शन डालना है। और कैसा डालना है? पहला इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन असेट्स दिया है, तो आपको ऐसा ट्रांजैक्शन डालना है उसमें एक असेट बढ़ रहा है, दूसरा असेट घट रहा है। जैसे कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, है ना, तो डेटर्स बढ़ा और स्टॉक ऑफ गुड्स कम हुए। या फिर गुड्स सोल्ड टू राम ऑन कैश, तो स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो गए और कैश बढ़ गया, क्योंकि आपने कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। बढ़ने वाला असेट है, घटने वाला भी असेट है। तो वो एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं। बाकी तीन मैं नहीं दूंगा, बाकी तीन आपको करने हैं, ठीक है। और बचा है बाकी तो डन। तो आप तो एग्जाम्पल दिए वो आपको पूरे करने हैं। कितने हैं? तीन है। अकाउंटिंग इक्वेशन के एग्जाम्पल
आपके लिए होमवर्क है ना। और उसी के साथ आपको करना है ये पर्टिकुलर 3 ट्रांजैक्शन देने हैं, फिनिश। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, बट पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज मस्ट माय डियर, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड, गॉड ब्लेस यू।